जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल द एजुकेशन एकेडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख चुके होंगे, आज का जो हमारा सेट है वो 28 दिसंबर 2020 को शिफ्ट सेकेंड में पूछे गए जनरल नॉलेज का है। तो आप ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे जाएंगे, आप आराम से उन चीज़ों को देखते जाएंगे और जहां आपको जरूरत पड़े वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी है आप ऐसा करें। यह आपका सामान्य अध्ययन अध्ययन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सामान्य अध्ययन का। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? उत्तराखंड में कौन सी परियोजना है वो पूछ रहा है। ये आपका टिहरी हाइड्रो पावर। दूसरा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए दोस्तों मैं शॉर्टकट में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक। सी है शरावती हाइड्रो प्रोजेक्ट। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ताकि आपको समय आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो। शमीरा। देखिए, तो आप में जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी ये परियोजना है, तो टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है आपको उत्तराखंड में। हाइड्रो मतलब होता है जल, पावर मतलब शक्ति, तो जल विद्युत शक्ति या केंद्र आप बोल सकते हैं। तो उत्तराखंड में क्या पे भील गंगा प्लस भागीरथी नदी। उत्तराखंड जानते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ है? ये कोयना नदी पे है। आपसे कोयना नदी, हाँ कोयना नदी ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। शरावती ये कर्नाटक में है। नदी कौन है? शरावती नदी। इससे रिलेटेड एक दो और मैं बता देता हूँ आपको। एक पूछा जाता है तुलबुल परियोजना, ये आपको झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर। हीराकुंड बांध ये महानदी उड़ीसा। एक आता आपका उकाई परियोजना। आप जानते हैं कि जो सूरत है यानी गुजरात का शहर सूरत, वो ताप्ती नदी पे बसा है। तो ताप्ती नदी पे ये प्रोजेक्ट है। आंसर इसको नोट करें। देखिए कोई दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। कहाँ चल गया हो प्रश्न? ये है, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? ठीक है, तो सबसे पहले मैडम भी काजी कामा के बारे में हम लोग जानते हैं, ये कौन थी? तो मैडम भिकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। मुंबई जन्म। ठीक है। पारसी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ये दादा भाई नेरोजी के निजी सचिव के रूप में भी कार्य कर चुकी थी। ठीक है। अब भारतीय, आपसे मेन प्रश्न जो यहाँ पे पूछा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता की जननी
या माता मैडम भिखाजी कामा को कहते हैं। स्वतंत्रता मैडम भिखाजी कामा। तो इन्होंने क्या किया था, क्या की थी, 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा झंडा फहराया था, जिससे बाद के दिनों में चोरी करके भारत कौन लाया था, तो इंदुलाल याग्निक लाए थे। वो ऑप्शन नंबर ये में है, तो आप ऑप्शन से देख लेंगे। इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन बी। भिखाजी कामा के बारे में मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन लाया तब पूछ रहा है कि तिरंगा झंडा जो फहराया तो चोरी के कौन लाया, तो इंदुलाल याग्निक। ऑप्शन नंबर सी है किशन सिंह। 4 नंबर है वीर सावरकर। तो आप जानते हैं कि वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। दूसरा स्वतंत्रता गलत हो गया था, आप इसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो आपके बारे में क्या बोला है, मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा गया। ऑप्शन ये आपका है वो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या हुआ था, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। मैं आपको बताता हूँ, तो 35वें सह राज्य का दर्जा सिक्किम को। ऑप्शन नंबर बी है 36वें संविधान संशोधन, आप समझ लेंगे। तो उसको सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। वो 22वां राज्य भारत का 1975। ऑप्शन नंबर सी आपसे क्या बोला जा रहा है, 42वें, और डी नंबर है 44वें संविधान संशोधन। देखिए, तो आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा था मौलिक कर्तव्यों को, तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ये कहाँ से लिया गया था, तो रसिया से यानी रूस से लिया गया था। रसिया से लिया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा क्या ये मूल संविधान में था, नहीं, ये 1976 में जोड़ा गया। जिस समय 1976 में इसे शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, उस समय उसकी संख्या कितनी थी, 10 थी मूल कर्तव्य की। अभी कितना है वर्तमान में, 11। लेकिन आपसे पूछा जाएगा मूल संविधान में वो नहीं था। ठीक है, आप बोलेंगे और इसे कहाँ डाला गया है, तो इसको 51 के काम में शामिल किया गया। इसका अनुच्छेद है 51 का, और आपको भाग पूछा जाएगा तो 4 का ये या का जो आप लिख सकते हैं, इसमें शामिल किया गया है। और ऑप्शन नंबर डी है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। ये 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 के काम में संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 के काम में या ए में इसको शामिल कर दिया गया, और उसको लीगल राइट यानी कानूनी या वैधानिक, कानूनी लीगल राइट
का दर्जा दिया गया। तो आपको इसका आंसर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछा था आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों हमने साइंस और सामान्य अध्ययन दोनों का वीडियो अलग अलग बनाया है, तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन नंबर आप मिस्टेक हो जाएगा आपसे गलती, तो हम फिर से उसी नंबर के अनुसार करते हैं। तो एक नंबर जो साइंस सामान्य अध्ययन में था वो 13 से था, आप काउंट करेंगे, आपको भी मिस्टेक नहीं होगा। हमने अलग अलग बनाया था इस वजह से डाला था, लेकिन चलिए फिर से आप, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? संगीत से संबंधित पुरस्कार कौन सा है? तो पहला है टैगोर। आप क्वेश्चन देख लेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ से सॉल्यूशन कराता हूँ आपको। क्वेश्चन लिखने से क्या होता है, टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। कांस और आपका है ग्रैमी। तो आप देखिए संगीत से ये ग्रैमी अवार्ड है, संगीत से अब ग्रैमी अवार्ड। अब देखिए ये क्या है, ऑस्कर, सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, ये यूएसए के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1929 से होती है। कांस ये फ्रांस में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अब एक होता है बाफ्टा, ये ब्रिटिश। अब ये ग्रैमी अवार्ड जो है ये 1959 ईस्वी से दिया जा रहा है। नेशनल रिकॉर्डिंग्स, नेशनल सामान्य अध्ययन, तो इसका आपका 1959। तो ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 1959 से हुई थी, ठीक है। ये कब से दिया जा रहा है ग्रैमी? 1959। देने वाली जो संस्था है उसका नाम है आपको नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज। पूछा जाएगा ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे? संगीत से। 1959 से दिया जा रहा है। कौन सी संस्था देती है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग्स आर्ट्स एंड साइंसेज। ये आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो देखिए आपका ऑप्शन है B.K.R. राव, ठीक है। दूसरा है आपका दादा भाई नेरोजी। तीसरा ऑप्शन है S.D. तेंदुलकर। चौथा है P.C. महालनोबिस। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने 1867-68 में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किया था। इन्होंने धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत किन्होंने दिया था? पूछता है प्रश्न, तो आप दादा भाई नारोजी करेंगे। दादा भाई नारोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के 3 बार अध्यक्षता की, यानी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है। ये हो गया। इन्होंने, इनकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में चर्चा इन्होंने की थी। तो प्रथम बार जब 1867-68 में राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, उसमें भारत का जो प्रति व्यक्ति आय था वो 20 रुपया था, ठीक है। आप देखिए ऑप्शन नंबर ये आपसे पूछे
KR राव 2014 में इन्हें भारत रत्न मिला था। ये मतलब केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे। PC महालनोबिस, आप जानते हैं कि भारत में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसका मॉडल इन्होंने ही तैयार किया था। अब भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना CSO करती है। आप आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य के 3 बाहरी सतह होते हैं। सूर्य के 3 बाहरी सतह, ठीक है। आपका देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन नंबर बी में होगा दिया है फोटोस्फीयर, ठीक। एक होता है आपको क्रोमोस्फीयर, और तीसरा जो है कोरोना, या इसी को क्रीट कहते हैं या मुकुट भी कहते हैं, ठीक है। तो फोटोस्फीयर को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सिर्फ सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है, पूछा जाएगा कि सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई जाता है, तो फोटोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर जो होता है सूर्य ग्रहण के दिन में दिखाई जाता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है इसकी सतह पे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्रोमोस्फीयर मतलब वर्णमंडल, यहाँ का टेम्परेचर 92,400 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोरोना और या क्रीट या मुकुट का जो टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसे याद करेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है, तो फोटोस्फीयर जो है, फोटोस्फीयर, यानी ऑप्शन नंबर ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये में क्या था आपका था लिथोस्फीयर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। दोस्तों, हमने यहाँ पे जो टेम्परेचर बताया था ये सेंटीग्रेड में था, ठीक है, मिस्टेक से निकल गया था। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? मोपला विद्रोह, तो ऑप्शन ये आपका है 1917 से 1919, बी है 1923 से 24, सी जो है 1921 से 22, और 1914 से 1915। तो देखिए, मोपला विद्रोह 1921-22 में केरल के मालाबार तट में हुआ था। इसका नेतृत्व जो हुआ तो कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पर। अली मुस्लियार इसका नेतृत्व किए थे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग आगे बढ़ेंगे तेजी से। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की थी? आपका ऑप्शन नंबर ये है निजी बैंकों की क्षमता निर्माण के लिए, निजी, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए, सी है संसाधन जुटाने के लिए, और चौथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। तो आप में इसमें जो होगा 20 का ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। अब इसके बारे में हम कुछ बताते हैं आपको, यही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, आप RBI का नाम सुने होंगे, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को यंग हिल्टन के सिफारिश पर, यानी समिति था कौन? यंग हिल्टन समिति, ठीक है। और एक्ट पूछा जाएगा तो 1934 का अधिनियम पूछेगा कि RBI की स्थापना किस अधिनियम के तहत, तो 1934 के अधिनियम। किस समिति के सिफारिश पे? यंग हिल्टन समिति, ठीक है। 1949 में
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। इसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं। आप शॉर्टकट नाम याद रखेंगे, शंकर राव जैन पात्रा। नंबर नाम है लेकिन उतना याद रखने से आपको फायदा नहीं है, बस शंकर राव जैन पात्रा ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें से ये था इंद्रधनुष के बारे में पूछा था, तो इंद्रधनुष से तो सार्वजनिक बैंकों के पुनरुद्धार से था। एक आपसे पूछा जाएगा मिशन इंद्रधनुष, ये किससे संबंधित है? तो टीकाकरण से संबंधित है। ये टीकाकरण से, अगर इंद्रधनुष बोला जाएगा तो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के पुनरुद्धार करने के लिए, मिशन इंद्रधनुष तो बोला जाएगा टीकाकरण के लिए। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। ठीक है, मोदी सरकार ने की। अब 25 दिसंबर को आप जानते हैं कि 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। इनके जन्म दिवस के अवसर पे भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अब नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 21, येन निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है? तो येन जो है आप जानते होंगे कि जापान की मुद्रा का नाम येन है। जापान की राजधानी टोक्यो होसू द्वीप पे स्थित है। होसू द्वीप पे स्थित है ये टोक्यो। इसके एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले बार एनटीपीसी में पूछा गया था प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्वविद्यालय कहाँ है? यानी यूएनओ का विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये टोक्यो में है। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे ऑप्शन नंबर, ये इसका ऑप्शन नंबर बी में था, तो इसका आंसर हो गया है बी। अब ऑप्शन नंबर हम लोग ये की ओर देखेंगे। देखिए मालदीव। मालदीव, मालदीव की राजधानी जो है माले, इसकी राजधानी है। इसकी जो मुद्रा है वो रुपया है। ऑप्शन नंबर आपको सी की ओर देखेंगे तो सी बाली। अब नाम सुनेंगे कि बाली टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत फेमस है, इंडोनेशिया में है। ये इंडोनेशिया में है बाली। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, वर्तमान में चेंज होना है लेकिन अभी वर्तमान में जकार्ता है। इसकी जो मुद्रा है वो रुपया है। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपसे बोल रहा है दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया, तो आप जानते हैं कि दक्षिणी कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को दो भाग, उनके बीचों बीच ये गुजरती है। और इसका जो मुद्रा है सियोल का वो वॉन है, आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? यानी प्लासी का युद्ध। तो आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध जो था वो 23 जून 1757 ईस्वी को, ठीक है, नदिया जिला था। जिला पूछेगा तो नदिया, और नदी पूछेगा तो भागीरथी नदी के तट पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अंग्रेजी सेना के बीच में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। इनकी जीत हुई, ये हार गए। ठीक है,
अब देखिए आगे आपका है ऑप्शन नंबर की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो ये हम प्लासी का युद्ध है। ऑप्शन नंबर ये चले देखिए, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हैदर हैदर अली का पुत्र था, मैसूर का शासक था, मैसूर का शासक। ऑप्शन नंबर बी में है सिराजुद्दौला, इसका आंसर सिराजुद्दौला होगा। और ऑप्शन नंबर सी में है मीर जाफर, ये बंगाल का ये भी नवाब था। और अली बर्दी, ये भी बंगाल का। सब एक चीज और आप देखिए, आपसे पूछता है कि बक्सर का युद्ध, तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में दो प्रकार, एक तरफ की अंग्रेजी सेना जिसकी नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और दूसरी तरफ थी भारतीय, जिसमें 3 शासक थे, शासकों के सेना। एक था बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का शुजा-उद-दौला। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, और इधर से भारतीय सेना जो थे, जिसे हम लोग संयुक्त सेना नाम दिया गया, ठीक है। बंगाल के अपदस्थ शासक मीर कासिम, अवध के शासक शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। हालांकि इन लोगों की हार हो जाती है और अंग्रेजी सेना जीत जाते हैं। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेजी सेना जीत गया था, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, कॉमनवेल्थ नेशन क्या है? या एक ऐसा संघ, मतलब 54 देशों का मेंबर है। मतलब इसका मतलब कॉमनवेल्थ नेशन तो वैसा मतलब नेशन जिसपे क्या हुआ, कभी ना कभी, यानी उन सारे देशों का समूह, उन सारा देश जिसपे कभी ना कभी ब्रिटेन का अधिकार रहा हो, उसे हमने कॉमनवेल्थ कहते हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ नेशन की स्थापना 1931 में हुआ। मुख्यालय इसका लंदन में है। मतलब वह कभी वैसे देश इसके अंतर्गत शामिल होते हैं जिसपे कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन रहा हो, बस इसका कहने का मतलब वो है। कॉमनवेल्थ में मुख्यालय लंदन, ठीक है। इसका मुख्यालय लंदन में था और इसमें जो सदस्य देश हैं वो 54 है। लेकिन ये हमसे प्रश्न पूछा नहीं जा रहा। हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसको सर्वाधिक बार किसने जीता? तो अगर सदस्य देशों की संख्या पूछे जाएगा आपको कॉमनवेल्थ में, तो 54 है। लेकिन कॉमनवेल्थ जो गेम्स है उसमें अगर कितने टीम भाग लेते हैं, तो 72 टीमें भाग लेती है, ठीक है। 2021 में
इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्टा में। गोल्ड कोस्टा में इसका आयोजन हुआ था। 2022 में कहाँ होना है? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में होना है। ठीक है, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर ये आपका है ऑस्ट्रेलिया। हमने आपको इसके बारे में पूरा बता दिया। इंग्लैंड, आपका इंग्लैंड के बाद कनाडा और न्यूजीलैंड। अब देखिए दोस्तों, एक चीज और इसमें आपको बताना रह गया। कॉमनवेल्थ गेम्स की जो शुरुआत हुई थी, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 ईस्वी को कनाडा के हैमिल्टन नामक स्थान से शुरुआत हुआ था। अगर आपसे इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में कब शामिल हुआ, तो भारत 1934 ईस्वी में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत भाग लिया। ठीक है, आपको पता होगा कि 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ऑस्ट्रेलिया टोटल 5 बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये आपका हो गया। आप नोट डाउन कर लें। तो ऑप्शन नंबर ये। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। इसका स्थापना हुआ था। इसका हेड क्वार्टर पूछा जा रहा है आपको, तो हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये में देखिए, ये ऑप्शन नंबर बी में है आपका। ऑप्शन नंबर बी में है न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बोला जा रहा है बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्या है? आप जानते होंगे कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। मुंबई है आपका ऑप्शन, तो मुंबई में आप अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुंबई में स्थित है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखेंगे, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ये है। क्वेश्चन 25 था, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? पंजाब में क्या है भैया आपका, क्या बोल, पंजाब में स्वर्ण मंदिर आप मारिए, अमृतसर के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पे है। पर्वत पर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कर्नाटक है। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो गुजरात है। तो देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि प्रसिद्ध गोल गुंबद, तो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है, जिसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। क्योंकि वो शासक थे तो उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। गुजरात में आप सीधा लिख दीजिए, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कर्नाटक के बीजापुर में, जिसका निर्माण करवाए थे मोहम्मद आदिल शाह ने। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जा रहा, जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला
जालियांवाला बाग। तो आप जानते हैं कि 1919 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट यानी अंग्रेजी सरकार, जो भारत में उस समय अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने रॉलेट एक्ट लाया था। ये रॉलेट एक्ट क्या था? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, यानी ना आप अपील कर सकते हैं, ना वकील रख सकते हैं, ना दलील रख सकते हैं। तो ये काला कानून था, रॉलेट एक्ट, ठीक है, 1919 में आया था। तो इसी का क्या हुआ था, इसका विरोध कर रहे थे, विरोध हो रहा था भारत पे बड़े पैमाने पे। एक ऐसा कानून था जिसमें शक के आधार पे नजरबंद किया जाता था नेताओं को। तो एक दो नेता थे पंजाब के, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार किया गया था इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में। इनकी गिरफ्तारी को लेकर जालियांवाला बाग में बैठक हो रही थी 13 अप्रैल 1919 को। तो उसी दिन ये घटना घटी है। जालियांवाला बाग अमृतसर में पड़ता है। अब इसके बारे में, इसके लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर कमीशन यानी आयोग बनाया था। पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग के लिए कौन सा कमीशन? हंटर कमीशन या हंटर आयोग। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइट ये हुड की उपाधि अंग्रेजी सरकार को वापस कर दी थी। तो आपका ऑप्शन क्या था? 30 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। तो ये 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये ऑप्शन नंबर ये आपका है 30 अप्रैल 1919। बी हो गया आपका 13 अप्रैल 1919 और डी है आपका 30 अप्रैल 1920। डी है 13 अप्रैल 1920। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 27 से 26 से उससे मिलता जुलता प्रश्न है। जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो उस समय जो भारत के वायसराय थे, जालियांवाला बाग, क्वेश्चन मैंने लिख रहा हूँ, जालियांवाला बाग नरसंहार के समय जो वायसराय थे, वायसराय वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। ऑप्शन ये आपका था, ए में है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी में आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड और सी में है लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड इरविन। तो उस समय के भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड रिपन जो है क्या है? स्थानीय स्वशासन के जनक भारत में, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी भारत में ट्रेन की शुरुआत जो हुई थी मुंबई में 1853 ईस्वी को, 16 अप्रैल 1853। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। आपको पता है गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था 30, 31, 32 के समय जो था गोलमेज सम्मेलन, उस समय भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। तो इसका आंसर कौन होगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका है गुलाबी है, भूरा है, सी जो है काला है, डी आपका जो है वो सुनहरी है।
उर्वरक जो है, भूरी क्रांति जो होती है वो आपका उर्वरक मतलब खाद, फर्टिलाइजर जो है। भूरी क्रांति का संबंध किसे? उर्वरक से। गुलाबी क्रांति अगर आपसे बोला जाए तो झींगा या मत्स्य मतलब मछली से। काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। ठीक है। सुनहरी क्रांति जिससे हम लोग बागवानी कहते हैं, बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? उर्वरक वाला भूरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे हम लोग जीवमंडल कहते हैं। जीवन यहाँ पे मौजूद है। ऑप्शन बी है वायुमंडल, गोलाई, ये तो कोई चीज है नहीं भाई। हिममंडल, देखिए इसमें हम आपको बताते हैं। वायुमंडल में टोटल 5 परत। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, 4 में हो जाएगा आपको आयन मंडल, और 5 बार में बहिर्मंडल। आपसे पूछा जाता है किसी किसमें ओजोन परत किसमें पाया जाता है? तो समताप मंडल में। मौसम संबंधित घटनाएं किसमें होती है? तो क्षोभ मंडल में। आयन मंडल में जो आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज होते हैं वो आयन मंडल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद, देखिए 168 अनुच्छेद 168 विधान मंडल की बात करता है। 100 विधान मंडल, 169 आपका विधान परिषद का गठन या समापन, 170 विधानसभा, और 171 में विधान परिषद का संरचना जो है, गठन या समापन। देखिए विधान परिषद को हम लोग उच्च सदन कहते हैं। ये राज्यों में लागू होते हैं जहाँ पे, वैसे राज्य जहाँ पे द्विसदनात्मक होती है। जैसे आप केंद्र के स्तर पे जैसे राज्यसभा हो गया तो राज्यसभा को जैसे हम लोग उच्च सदन कहते हैं, उसी तरह जिन राज्यों में द्विसदनात्मक होती है उसमें विधान परिषद उच्च सदन होता है, और विधानसभा जो होता है निम्न सदन होता है। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो देखिए मैं आपको 6 नाम बता रहा हूँ। टोटल 6 राज्यों में है वो, टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। आप इनको याद रखेंगे। पहला आप बिहार से ही ले लें, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा आंध्र प्रदेश, और छठा तेलंगाना। विधान परिषद जो होती है उस किसी भी जिस राज्य में विधान परिषद है उसके विधानसभा के सदस्यों का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका 30। तो 30 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? राज्य में नहीं है। तो ऑप्शन देखिए हिमाचल, आंध्र किस में है? तो ऑप्शन था इसमें हिमाचल प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इस ऑप्शन में देखिए आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन 30 का डी, यानी आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री
जगमोहन रेड्डी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 31 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो हमने बताया था, हमने एक वीडियो अपलोड किया था संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, हम आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस पूरा वीडियो को आप देख लीजिएगा, पूरा एक्सप्लेन किया गया है उसके बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय, टोटल इसमें 6 अंग हैं, हमने आपको बता दिया था। तो हम डिटेल्स वीडियो में आगे ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, वो हम आपको लिंक दे देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। तो शिकागो, यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ऑप्शन बी है न्यू जर्सी, बोस्टन और डी न्यूयॉर्क। तो हमने आपको बताया था कि टोटल 6 अंग हैं। 6 अंग में कौन था? महासभा था, सुरक्षा परिषद था, सचिवालय था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद था और न्यास परिषद था। उनमें से 5 संगठन का जो मुख्यालय था, वो 5 संस्था का जो मुख्यालय था न्यूयॉर्क में था। ये न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में, मैनहट्टन द्वीप। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो नीदरलैंड के द हेग में है, ठीक है। हमने उसमें बता दिया था आपको, पूरा डिटेल से उस वीडियो में बताया, मैंने आपको उस वीडियो को लिंक दे दूंगा। तो ऑप्शन किस में है इसमें? सुरक्षा परिषद मुख्यालय न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे बोला जा रहा है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया? तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया? ऑप्शन नंबर ये है आपका भीमराव बी आर अम्बेडकर, एमएन राय यानी मानवेंद्र नाथ राय, इनका फुल फॉर्म है बीएन राव बेनेगल राव, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, भारत की संविधान सभा का विचार पहले किसने दिया था? तो एमएन राय ने दिया था। इन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन्होंने दिया था 1934 ईस्वी में। इसका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप जानते हैं कि प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को क्या बोला था? मृत पत्र कहा था। आपसे पूछेगा प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद को, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मृत पत्र किसे कहा गया? तो अनुच्छेद 356, इससे क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। अब बीएन राव जो थे, आप जानते हैं कि 1952 ईस्वी में ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। 4 अब तक गए हैं। बीएन राव थे, बीएन राव, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, और तीसरे आर.एन. पाठक, और चौथे दलवीर सिंह भंडारी। पिछले क्लास वाले वीडियो में सब बताया इसके बारे में। तो ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते हैं कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया था। दोस्तों वो 32 क्वेश्चन नंबर था जो लास्ट मैंने बताया, ये 33वां नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? ऑप्शन ये आपका है निखिल बनर्जी, ऑप्शन बी है आपके उस्ताद बिंदा खान, तीसरा ऑप्शन है शिव कुमार शर्मा, डी है सज्जाद हुसैन। देखिए दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध संतूर वादक तो कौन है? शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक, उस्ताद बिंदा खान ये क्या है? ये आपके हैं सारंगी वादक हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने नाम सुना होगा बिस्मिल्लाह खान का,
ये क्या थे? शहनाई वादक थे, शहनाई वादक। जाकिर हुसैन क्या थे? तबला। एक थे ये हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद बिस्मिल्ला खान जो थे शहनाई वादक थे, जाकिर हुसैन तबला वादक थे, और हरि प्रसाद चौरसिया, चौरसिया ये क्या थे? ये बांसुरी। अब इसको नोट डाउन करें। बिस्मिल्ला खान ये आपका था संतूर वादक निखिल बनर्जी। सितार वादक है ये, आप इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 34 है, 49वीं समानांतर रेखा यानी किन दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? ये कौन? 49वीं समानांतर रेखा। तो हम आपको बता देते हैं। देखिए 49वीं समानांतर रेखा जो है, यानी ऑप्शन नंबर ये से हम आपसे चलेंगे क्वेश्चन के अनुसार ही। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका है फ्रांस और जर्मनी। अमेरिका और कनाडा। भारत और पाकिस्तान। देखिए तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच जो समानांतरवी रेखा, यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में जो पैरेलल रेखा है उसे हम लोग बोलते हैं 17वीं। ठीक है। अब ये अमेरिका और कनाडा जो आपका प्रश्न है 49वीं समांतर रेखा है, यानी इसका उस ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में आप जानते हैं रेड क्लिप रेखा है, और एक 24वीं समानांतर रेखा। ठीक है। अब देखिए भारत और चाइना के बीच में, भारत एवं चीन के बीच में मैक मोहन रेखा। एक और इसमें फेमस है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। दोस्तों आपको, हमें उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छा लग रहा होगा। तो जैसा भी रहेगा आप अपना विचार आप कमेंट बॉक्स में देके आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।